हाय, नवोदयन साइट के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो की सीरीज में आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंशुल कुमार से, जो एज अ क्लिनिकल रिसर्च लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। हम जानेंगे उनके कैरियर के बारे में, हम जानेंगे करंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में, और हम जानेंगे कि इस फील्ड में अपना कैरियर कैसे बनाएं। इस फील्ड में आपको ग्रोथ करने के लिए किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हाँ, तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जो जर्नी रही वो किस प्रकार से रही। स्कूलिंग मेरी नवोदय विद्यालय से मैंने स्कूलिंग स्टार्ट किया था, और नवोदय विद्यालय से 12th पास होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन बी फार्मा में कानपुर में ज्वाइन किया। बी फार्मा 2004 to 8 मैंने किया। 8 to 10 मैंने एम फार्माकोलॉजी से जयपुर ज्वाइन किया, और जयपुर से अपना अध्ययन कंप्लीट करने के बाद मैं गुजरात चला गया, और गुजरात से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। क्लिनिकल रिसर्च सेगमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं प्रभांस क्लिनिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर कार्यरत हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। एज अ क्लिनिकल रिसर्च, आप जिस तरीके से आप इस दौर में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए हम दर बदर भटक रहे हैं, तो इतना ये क्यों ज़रूरी हो गया वैक्सीन हमारे लिए? इसका पर्पज़ क्या है हमारी लाइफ में? देखिए, वैक्सीन लाइफ में इम्पोर्टेंट आज से नहीं, हमेशा से रहा है। वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को जो रहती है उसको बूस्टअप करता है, जो एक नहीं तमाम बीमारियों से हम उससे लड़ सकते हैं। और वैक्सीन की एक तरीके से आपको सुरक्षा कवच देता है कि आप आने वाली जो बीमारी है उससे आप संक्रमित ना हो। तो विदाउट वैक्सीन आज की डेट में कोई भी सर्वाइव कर पाए, ये बहुत ही रेयर केसेस माना जाता है। अच्छा, लोगों के मन में जैसे कुछ भ्रांतियाँ होती हैं कि वैक्सीन है ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, जो 10 साल से कम एज के हैं उनके लिए है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कन्फ्यूजन मैंने काफ़ी बार लोगों से भी सुना कि वैक्सीन मतलब नवजात शिशु के लिए ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपने अभी सुना होगा कि तमाम बड़े बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए है, प्यूबर्टी एज लड़कियों के लिए है, तो HPV वैक्सीन के नाम से आता है। तो रिसेंट में आपने ये भी आप देख रहे होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वायरस 19, तो ये एडल्ट के लिए है। तो वैक्सीन सिर्फ पर्याय ये नहीं है कि बच्चों के लिए है या एडल्ट्स के लिए, ये हर वर्ग के लिए, हर आयु के लिए बनता है, इम्यूनिटी में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, कि भविष्य में आने वाली जो बीमारी है या उस तरीके की जो बीमारियां उस मरीज, या मरीज नहीं कहेंगे, एक तरीके से एक आदमी एक सर्वाइवर्स को इन्फेक्ट ना हो, उसके लिए एक सुरक्षा कवच देने के लिए वैक्सीन रहती है। अच्छा, आजकल ये भी दौर चल रहा है कि कुछ लोग, जैसे कोरोना का ही चल रहा है, तो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या वैक्सीन सेफ है या सेफ नहीं है? देखिए, जो भी वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है वो पूरी तरीके से सेफ रहती है, क्योंकि पूरी गाइडलाइंस हैं, उनको प्रमाणित किया जाता है। भारत सरकार की रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, DCGI, CDSCO, और तमाम अन्य देशों की गाइडलाइंस, अपनी रेगुलेटरी एजेंसियां रहती हैं, जो हर एक चीज़ को बारीकी से, परीक्षण को ध्यान से देखती हैं, और उनको फिर वो अप्रूव करती हैं। जब कोई भी ड्रग मार्केट में अप्रूव होने के बाद नॉर्मल लाइफ में हर पर्सन को लेने के लिए उपयोगी है, तो वो कभी भी अनसेफ नहीं होती है। लेकिन हर आदमी तो आदमी, पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है, जेनेटिक वेरिएशंस रहते हैं। कभी किसी को हो सकता है कि एक मेडिसिन सूट कर रही हो, किसी को नहीं कर रही हो। तो ये एक पर्याय मतलब हो सकता है कि कभी किसी के साथ हो, तो उसका भी गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है और उसका भी इवैल्यूएशन करती है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन आप लगवाइए, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए, सेफ है। यदि किसी को कुछ भी तरीके की एलर्जी आपको महसूस हो रही है, तो आप अपने जो संपर्क नंबर दिया है उस पर अपना बिल्कुल अपने डाटा को सबमिट कीजिए।
तो मतलब वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सेफ है, जो बिल्कुल जो मार्केट में वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सेफ है। पूरी से। तो अभी जैसे आपने कहा कि ये पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी आपकी वेरी करती है, बिल्कुल। तो इसके लिए जो ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो किस तरीके से ट्रायल्स किए जाते हैं? देखिए, ट्रायल्स अलग अलग सेगमेंट्स में फेजेस में रहते हैं। तो जब भी ट्रायल्स होता है उससे पहले प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशंस भी होते हैं और उनके पूरा डाटा एनालिसिस रहता है। तो पूरा जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, पहले प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। प्री क्लिनिकल में जो हमारे जीव जंतु और ये रेट, माइस और मंकी वगैरह, इन सब पे हम पूरी तरीके से एग्जामिन कर लेते हैं कि ये टॉक्सिकोलॉजी इसका और टॉलरेबिलिटी, हाई डोज, ये सब कितनी सेफ है और कितना इफेक्टिव है। उसके बाद जब डाटा पूरी तरीके से रेगुलेटरी एजेंसी वेरीफाइड कर लेती है कि ह्यूमंस को देने लायक है, तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, हमें अप्रूवल मिलता है। क्लिनिकल ट्रायल में जब हम जाते हैं तो उसमें फेजेस रहते हैं जिन्हें चरण कह सकते हैं, और उन चरणों में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो 1 जो चरण रहता है उसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम रहती है, 20 रहेगी सपोज, 20 से 50, और इसमें जो देखा जाएगा कि मरीज या मोस्टली हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं कि डोज की टॉक्सिकोलॉजी, टॉलरेबिलिटी कितनी है। फिर उसके बाद दूसरे चरण को रेगुलेटरी एजेंसी जब अप्रूवल देगी कि देखे कि ड्रग सेफ है तो और इफेक्टिवनेस की संभावनाएं हैं, तो फिर सेकंड टेस्ट में जाके सेकंड फेज में जाएगा और वहाँ पे इसको चेक किया जाएगा कि ये ड्रग कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव है, कितनी ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ, फिर उसके बाद फेज 3 में जाएगा। तो फेज 2 में यदि हमने 50 से 100 मरीज का डाटा कलेक्शन किया है, तो फेज 3 में 100 से 300 मरीज का डाटा मतलब हर एक फेज के ट्रायल में हम मरीजों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, संख्या बढ़ती जाएगी और उनके एंड पॉइंट्स, उनके डाटा कलेक्शन में पूरा ध्यान और रिजल्ट कंक्लूजन ये निकालते रहेंगे। यदि स्टार्टिंग फेज में हम टॉक्सिकोलॉजी ध्यान दे रहे हैं तो एंड फेज पे हमारा फोकस रहता है कि ड्रग कितनी इफेक्टिव है, जो बन रही है वो एक्चुअल में बेनिफिशियल है या नहीं ह्यूमंस के लिए, और उसकी साइड इफेक्ट, एडवर्स इवेंट, मतलब कोई उससे एलर्जी, रिएक्शंस ये तो नहीं हो रहे। इन सारे चरणबद्ध तरीके से आपको पूरा डाटा कलेक्शन रहता है, और ये सारा डाटा कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया भी हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी हो सकता है, और फिर उसकी रेगुलेटरी एजेंसी इसको प्रॉपर एक कमेटी उसकी रिव्यू करती है, ऑडिट करती है, और फिर उसके बाद वो मार्केट में उससे अप्रूवल मिलता है, अलाउड मिलता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि ये ट्रायल्स चलते हैं, ट्रायल्स में हमें फर्स्ट ट्रायल्स में 10 लोग, फिर सेकेंड ट्रायल्स में 50 लोग, तो ये जो सिलेक्शन होता है पेशेंट का, ये किस प्रकार से किया जाता है? देखिए, प्रोटोकॉल का अपना एक डेवलपमेंट रहता है, हर चरण में अलग अलग नंबर ऑफ पेशेंट का रहता है कि किसी में टॉक्सिकोलॉजी और इवैल्यूएशन और फेज 1 है तो उसमें 20 से 50 मरीज तक का सफिशिएंट डाटा कलेक्शन रहता है। वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने पैटर्न बना रखा है, लेकिन मरीजों का इन्वॉल्व होना वो सेल्फ वॉलंटियर होते हैं कि यदि फेज 1 में है तो उसमें हेल्दी वॉलंटियर्स आने हैं, तो हेल्दी वॉलंटियर्स एज ए बीइंग में या आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि मैं इस अध्ययन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और मैं सेल्फ अपने आप से इच्छुक हूँ, सेल्फ वॉलंटियर आप जाके उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जब मरीज फेजेस 2 से फिर 3 और 4 में जब आ जाता है, जहाँ पे पूरी तरीके से मरीज अपने इलाज के लिए आता है, तो वहाँ पे भी मरीज अपने आप जो कंसल्टेंट रहेगा वो उनसे डिस्कस करेंगे कि ऐसा ऐसा अध्ययन है, यदि आप इच्छुक हैं। तो यदि मरीज पूरी तरीके से अपनी सहमति देगा तभी वो उस अध्ययन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और उस चीज़ों का जो भी इलाज है उसको वहाँ से मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए कुछ आपके कागज़ भी साइन करने होते होंगे? ये कंसेंट, इसे कंसेंट फॉर्म कहते हैं, सहमति पत्र। तो ये कंसेंट फॉर्म में जो मरीज रहेगा वो पूरा पढ़ेगा, अपने परिवार से डिस्कस करेगा, अपनी फैमिली डॉक्टर से यदि बात करना चाहेगा करेगा, डॉक्टर से कुछ पूछना चाहेगा तो वो उनसे अपनी क्वेरी जो होंगी वो उनसे डिस्कशन करेगा। फिर आखिरी में जब पूरी तरीके से पेशेंट फुली कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ मुझे करना है पार्टिसिपेट, मैं इच्छुक हूँ, तो देन उसमें वो सहमति पत्र में
सिग्नेचर अपना करेंगे, अपनी पूरी सहमति देगा। फिर जो कंसल्टेंट जो भी उसके मुख्य अन्वेषक होंगे या को अन्वेषक होंगे उसको कंसेंट में साइन को अथोराइज करेंगे, साइन करेंगे, और तब पूरी तरीके से चरणबद्ध तरीके से पूरा सहमति पत्र जब साइन हो जाएगा उसके उपरांत ही वो अध्ययन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, जैसे सर अभी आपने बताया कि ट्रायल्स के लिए लोगों का चुनाव होता है, लोग हेल्थी लोग चुने जाते हैं, उनके अंदर फिर रिसर्च की जाती है, ट्रायल्स किया जाता है वैक्सीन का। अगर कोई वॉलंटियर खुद से उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है पार्टिसिपेट? देखिए, वैसे विश्व में यदि मैं बात करूं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो देश से बाहर मतलब विदेशों में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हर हॉस्पिटल के अपना लिंक पे रहता है कि ये प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं और आप इस पे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका खुद का एक क्लिनिकल रिसर्च का पूरा एक प्रॉपर चैनल है, गाइडलाइंस हैं और उसको फॉलो करते हैं, और उसके साथ करते हुए वो एक लिंक देते हैं कि मतलब किसी भी सिटी में अपने आप को मतलब ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सपोज कैंसर का मरीज है, वो सर्च करता है वहाँ पे कि मुझे मेरा ये कैंसर है, इस तरीके का है और ये ट्रायल कहाँ पे चल रहा है, वो उस हॉस्पिटल में जाएगा सर्च करके। लोग मतलब अपने आप से आगे आते हैं, सेल्फ जाते हैं, वो वहाँ जाएंगे, उनको बताएंगे डॉक्टर्स को कि सर आपके अंडर में ये चल रहा है ट्रायल्स या रिसर्च चल रहा है, मैं इसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ, पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, अगर इंडिया में कोई चाहे पार्टिसिपेट करना? इंडिया में तो मोस्टली एक्चुअली ग्लोबल उस तरीके से नहीं है कि आप डिजिटलाइज तरीके से आप उसे कर लें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी सेंटर्स में जिनको मुख्य अन्वेषक बनाया जाता है, जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटर्स, तो वो अपने मरीजों को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास ये ऐसा ऐसा अध्ययन स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल्स चालू हो रहा है, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें सहमति रखना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो सेल्फ वॉलंटियर सेल्फ कंसेंट देना चाहते हैं, तो आप सहमत हो सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी ने पार्टिसिपेट किया तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो हम कैसे इंश्योर करते हैं? देखिए, जो उसकी सेफ्टी जो मेजरमेंट है, आप ये समझिए कि यदि फेज 3 ट्रायल में यदि मरीज सम्मिलित हो रहा है तो ऑलरेडी फेज 2 का ट्रायल पहले कंप्लीट हो चुका है, फेज 1 हो चुका है, प्री क्लिनिकल हो चुका है, तो मतलब ऑलरेडी ड्रग के काफ़ी चांसेस हैं कि वो पॉजिटिव, कि वो सेफ है, मतलब उसमें सेफ्टी मेजरमेंट पूरी तरीके से क्लियर है। मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, आपके युवाओं को जो भ्रांतियां हैं ट्रायल्स के प्रति, वो बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी ट्रायल्स हो रहा है उसके स्टेजेस को ध्यान दें। यदि स्टेजेस में क्या उससे फाइंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में काफ़ी रिसर्च ऐसे होती है जो रीपेटेंटिंग बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज में चल रहा था, इंडिया में उसको मार्केटिंग अप्रूवल लेना है, इसके लिए डाटा कलेक्शन हो रहा है। तो जो 15 साल 10 साल से ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंडिया में सही हो, लेकिन हाँ ज़्यादा हो, लेकिन रेगुलेटरी कहती है कि आपको जेनेटिक वेरिएशंस को देखते हुए ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक डाटा कलेक्ट कीजिए कि कहीं ऐसा नहीं कि जेनेटिक की वजह से कुछ एडवर्स इवेंट साइड इफेक्ट्स देखने को आ जाए। उसके लिए ट्रायल जरूरी, उसके लिए ट्रायल्स मैंडेटरी कर रखा है, वो जरूरी भी है। ऐसे बड़ी दुर्घटना होने से बेटर है कि एक पूरा एक कैंपस तैयार किया जाए जिसमें बड़ी सावधानी से, बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नॉर्मल प्रोसीजर में आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं इलाज करने लेने, एज ए कैंसर का मरीज किसी कंसल्टेंट के पास इलाज लेने जाए और एक कैंसर का मरीज ट्रायल में पार्टिसिपेट करे, तो ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले मरीज को जो सुविधाएं, जो ध्यान, जो केयर मिलती है, वो एक हो सकता है कि नॉर्मल वाले से ज़्यादा हो। मतलब पूरा सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी बारीकी से, बड़ी सावधानी से हर पल उसका मॉनिटरिंग रखा जाता है कि वो और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। अच्छा, तो मतलब ट्रायल में अगर पार्टिसिपेट करने के लिए कोई घबराने जैसी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है। यदि किसी को किसी भी तरीके, देखिए हर दवा के अपने एडवर्स इवेंट साइड इफेक्ट होते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि हम एलर्जी जो होती है उसके लिए एविल खाते हैं और उसका भी एडवर्स है कि वो हमें नींद देता है, उसको खाने के बाद नींद आती है। तो ऐसे ही हर दवा के, पैरासीटामोल के हैं या डाइक्लोफेनेक के हैं, सबके अपने साइड इफेक्ट है, वो उनके अनुपात और उनके रेशियो पे है।
उनके साथ अनुपात के साथ फिर हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मुझे हो सकता है कि पैरासीटामोल सूट कर रही हो और आपको ना सूट करे, ऐसी कंडीशन में। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये नहीं हो सकता कि बुखार आया और आप पैरासीटामोल नहीं खाएंगे, आप उसे मना नहीं कर सकते ना। तो ऐसे चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए डाटा कलेक्शन होता है कि बारीकी से परीक्षण का डाटा कलेक्ट किया जाए कि कैसे कैसे किस समय में कितना लोगों को सूट कर रहा है, क्या जेनेटिक आ रहा है या डोजेस में दिक्कत आ रहा है या मॉलिक्यूल उस देश में सूटेबल है या नहीं। ये सब कंक्लूड तभी निकलेगा जब आपके पास एक्चुअल डाटा। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे इंडिया में कोविड-19 के वैक्सीन चल रही हैं, लगाई जा रही हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है, तो लोगों का इसके बारे में कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि इसका ट्रायल नहीं हुआ या फिर ये वैक्सीन सही नहीं है, कारगर नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, कोविड वैक्सीन विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। बिल्कुल। और हमें गर्व है कि हम इस प्रोग्राम में सम्मिलित हैं और विश्व में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत भी अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में संचालित किया जा रहा है। तो आपको या किसी भी समुदाय के किसी भी जनमानस को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बारीकी से पूरे प्रोग्राम की मॉनिटरिंग सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही हो। जब इस देश का मुखिया लास्ट कतार पे खड़े हुए शख्स की हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो फिर घबराने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही। और रहा कि ट्रायल हुआ नहीं हुआ, अभी चल रहा है, ये सब चीज़ों का अच्छे से मॉनिटरिंग किया गया है। मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि हर फेजेस होते हैं, फेजेस, और उसी तरीके से कोविड-19 के भी डिफरेंट फेजेस में ट्रायल्स किए गए और उन सारे ट्रायल्स के डाटा को इवैल्यूएट किया गया, देश में नहीं विदेशों में भी। जो इंडिया में 2 वैक्सीन भारत निर्मित लग रही है, उनका डाटा इंडिया में भी लिया गया, उनमें से कुछ का डाटा तो विदेशों से भी कलेक्ट हुआ है। और वहाँ पे भी पूरे डाटा को इवैल्यूएट करने के बाद रेगुलेटरी एजेंसी उसको, उनकी एक्सपर्ट कमेटी उसको चेक करती है और जब वो पाती है कि ले सकते हैं तो उनको फिर दिया जाता है ह्यूमंस को, उसके बाद अलाउ किया जाता है, बाद में अलाउड किया जाता है। और यदि एक वैक्सीन जो देश में इंडिया में जो लग रही है, वही वैक्सीन इस समय ब्रिटेन में भी लग रही है। मेरा क्लासमेट है वो जर्मनी में, उसने भी वही वैक्सीन जर्मनी में डोज ली, पहली डोज, और वही सेम इंडिया में भी लग रही है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है ऐसी सोच का कि देश में खुद निर्मित और देश के लोगों द्वारा पूरी तरीके से देश के लोगों के लिए समर्पित, पूरे हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, पूरा साइंटिस्ट ने, सरकार के नेतृत्व ने पूरा समर्पण दिया, उस पर भी भरोसा नहीं रख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, इन सब भ्रांतियों से बिल्कुल दूर हटें, वैक्सीन प्रोग्राम में सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश को आगे बढ़ा सकता है। और जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, देश को विकसित और मजबूत नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये मतलब इस तरीके की जो भी अफवाहें चल रही हैं, ये सारी की सारी झूठी हैं कि वैक्सीन बेकार है, वैक्सीन कारगर नहीं है, ये सारा कुछ हमें वैक्सीन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। तो अभी रिसेंटली एक डाटा भी आया है और आप लोग देख भी रहे होंगे कि भारत निर्मित वैक्सीन 81% कारगर है। तो मतलब वेरी गुड ऑथेंटिक डाटा। अच्छा, तो अभी जैसे इस दौरान तो कोरोना का ही काल चल रहा है, कोरोना काल ही बोला जाता है, तो जो कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल्स चल रहे हैं और वैक्सीन जो ऑलरेडी लग रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से ग्रसित है, जूझ रहा है और हम लोग जिस ताकत से इसके खिलाफ खड़े हैं, वो उसके लिए पूरा देश
पूरा विश्व उसको हम हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर भारत की बात करूं तो भारत का पूरा नेतृत्व वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हमें गर्व है, हमें खुशी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, हर पल उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर आम आदमी के उत्तम ख्याल के लिए हर पर्सन, मतलब हेल्थ वॉलंटियर से लेके और पियून, चपरासी, सोशल वर्कर, सारे लगे हुए पुलिस, बैंकर, सभी के ख्याल के लिए कि उनको आगे किस तरीके का सामना ना करना पड़े, वो बीमारी से ना जूझना पड़े, उसके लिए पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसलिए पूरी तरीके से सेफ है, निसंकोच आप लोग उसमें सम्मिलित हों। हर ट्रायल के मैंने आपको फेजेस बताए हैं। वैक्सीनेशन कोविड-19 के भी पूरे सेफ्टी मेजरमेंट को रखते हुए हर तरीके के फेजेस ट्रायल्स हुए, A1, 2 और 3। हर फेजेस के ट्रायल का डाटा रेगुलेटरी एजेंसी बारीकी से ध्यान दे के उसको अप्रूव कर रही है। तो जैसे ये कोरोना के आने से ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन का लोगों को इतना पता चला, मेडिकल फील्ड के बारे में लोगों को इतना पता चला, तो आपको क्या लगता है कि इसके जो कैरियर हैं, जो इसमें हमारा सक्सेस होने के चांसेस हैं, वो कितने होते हैं अगर हम कैरियर बनाना चाहें तो? देखिए, कैरियर क्लिनिकल रिसर्च में इंडिया का नहीं पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट बूमिंग सेक्टर है और ग्लोबल मार्केट में इसका यदि आप एनालिसिस करते हैं अचीवमेंट्स का सबसे हाई पीक पे रहता है। युवाओं के लिए इसमें सबसे अच्छा ग्रोथ है। आप हर सिटी में, हर स्टेट में आप जॉब पा सकते हैं। ये ऐसा सेगमेंट है कि इसके लिए कोई बड़ा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बड़ी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा जमा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि स्किल्ड पावर होना चाहिए, उस फील्ड में हो, नॉलेज हो, स्किल्ड अच्छी नॉलेज हो और इस सेक्टर में उसको आने के लिए फुली इंटरेस्टेड भी हो, समय और पूरा नॉलेज के साथ ही इस फील्ड में आया जा सकता है। तो इससे जो रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे 12th के बाद किसी 12th बायो से कर लिया, उसके बाद ग्रेजुएशन में उसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा जानकारी नहीं है उसके पास, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये थोड़ा सा यूपी में इसके सेगमेंट में काफ़ी वो रहा कि मैं भी जब मैंने बी फार्मा कंप्लीट किया, फिर एम फार्मा कंप्लीट किया, तो मुझे भी क्लिनिकल रिसर्च का फुली फोकस कैरियर का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सेगमेंट है, आप इसमें हाईएस्ट ग्रोथ आप पा सकते हैं और इसके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड से होने की आवश्यकता है। सिर्फ साइंस, मतलब आप ये समझिए कि बीएससी से लेके आप एमबीबीएस तक के लोग इस फील्ड में कार्यरत हैं। अच्छा। तो हाईएस्ट बूमिंग सेक्टर है, तभी एक साइंस ग्रेजुएट और एक एमबीबीएस स्टूडेंट दोनों इस सेक्टर में कार्यरत हैं। तो आप अच्छा साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कीजिए और क्लिनिकल नॉलेज, जो क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, उनकी अच्छे से नॉलेज लीजिए, उनके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करिए। बस इन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से आप कहीं से अपने करियर को इनिशिएट कीजिए, स्टार्ट करिए और फिर तो ठीक है। तो ये तो आज के दौर में हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, हमारे पास नेट है और इतने लोग हैं कि कहीं ना कहीं से हम जानकारी जुटा लेते हैं, लेकिन आपके दौर में तो ये बड़ा मुश्किल रहा होगा, तो आपने इसका चुनाव कैसे किया था? मैं 2010 में मैंने एम फार्माकोलॉजी से कंप्लीट किया था। मेरा डिजर्टेशन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से कंप्लीट करने के बाद तो मेरे ख्याल था कि मैं इसी तरीके का प्री क्लिनिकल R&D सेटअप में ही जाऊंगा। देश का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है CDRI, वहाँ पे फोकस ऑन प्री क्लिनिकल स्टडीज, टॉक्सिकोलॉजी इस पे कार्यरत होता है। अलग भी सेगमेंट हैं जिसमें केमिकल और एनालिटिकल उस सेगमेंट में भी लोग काम करते हैं। तो मैं फार्माकोलॉजी लैब में काम कर रहा था, तो ये था कि फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजी लैब ज्वाइन करूँगा। तो उस समय ये था कि गुजरात लोकेशन मैंने प्रेफर किया कि वहाँ पे फार्मास्यूटिकल का
क्रेज है, वहाँ पे सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा R&D सेटअप भी है। तो मैं गुजरात गया प्री क्लिनिकल R&D टॉक्सिकोलॉजी सेटअप के लिए, लेकिन मेरी गुड चांस कि मुझे क्लिनिकल सेटअप में कार्य करने का मौका मिल गया। तो ऐसे में जब आपके पास कोई रेफरेंसेस नहीं थे और ऊपर से आपको ये भी पता है कि जो हमारे सीनियर हैं वो ऑलरेडी 2 मंथ से जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपको इतनी जल्दी जॉब पानी थी, तो ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आ रहा था? देखिए, कम सीमित चीज़ में आपको अलग से आके बढ़ना है तो आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बस में ट्रैवलिंग करते हुए उन लोगों ने बता दिया था कि वो 2 महीने से जॉब सर्च कर रहे हैं, तो घबराहट तो थी कि वो 2 महीने से कर रहे हैं तो अभी मुझे कितने महीने लग सकता है। जब मैं उनके साथ रूम शेयर किया तो वो घबराहट और बढ़ती गई उनके रिएक्शंस और प्रतिक्रियाओं को देखते हुए। लेकिन ये रहा कि मुझे जॉब चाहिए और एनी हाउ मैं उस चीज़ के लिए लगा रहा। तो मॉर्निंग टू नाइट पूरी शिद्दत से फाइट किया और वही फिल्मी डायलॉग्स आप सुनते हैं कि शिद्दत से यदि आप ढूंढेंगे तो क्या नामुमकिन है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो नामुमकिन नहीं हुआ। और तो उस दौर में जब आप जॉब सर्च कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो जो आपने अपनी स्कूल लाइफ में 7 साल व्यतीत किए, तो ये कैसे आपके हेल्पफुल रहे उस दौर में? मेरा स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से रहा, बोर्डिंग कॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यहाँ पे मुझे, हम लोग एक प्रेमिसेस में रहते हैं जहाँ आपस में खुद ही करना है, लाइफ में कैसे बढ़ना है बच्चे खुद ही सीखते हैं। तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, एक दूसरे से खुल के मिलने और कार्य करने के लिए सीखने की बहुत अच्छी वहाँ पे आपको एक तरीके से पूरा कैंपस मिलेगा। तो वहाँ पे मुझे ये रहा कि कैसे लोगों से मिलना है, उनसे कैसे अपना बनाना है, उनसे अपने को उनके लिए कैसे बनाना है, एडजस्ट करना है उनके साथ। तो जब मैं वहाँ रहा तो मेरे उसका फ़ायदा मुझे मिला कि जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो दोस्त ही बनते हैं। तो वो दोस्त बनते गए, आसानी से बन जाते हैं। हाँ, आसानी से बोले बन जाते हैं। तो वो दोस्त बनते गए, दोस्त से दोस्त बनते गए और ये कारवां चलता रहा। और वही कारवां था कि बोर्डिंग कॉलेज से निकलते हुए मैं गुजरात पहुंच गया जहाँ मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। वो दोस्तों के ही नेटवर्क से पहुंचा मैं वहाँ, और फिर वहाँ से भी अहमदाबाद में मैं जॉब सर्च कर रहा था। फिर मैं दोस्तों के माध्यम से ही मैं राजकोट में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे भी रहने और उन सब चीज़ों की व्यवस्थाओं के लिए 2 दोस्त आगे आए। एक दोस्त के साथ गया, उसके दूसरे दोस्त ने अपने साथ रूम शेयर किया, मतलब नेटवर्क के साथ। हाँ, तो सिर्फ ये एक तरीके से दोस्ती का कारवां है जो हमेशा बढ़ता रहा और हमें सक्सेस की तरफ ले जाता रहा। मतलब आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ बनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है सर। तो उस टाइम पे आपको गुजरात जाना पड़ा था ये सब चीज़ें करने के लिए, आपको क्लिनिकल रिसर्चर में। तो अगर वो चीज़ आज हम यूपी में देखना चाहें तो क्या हम ये संभव कर पाते हैं कि अगर हम बाहर ना जाना पड़े, हम अपना ये सारे के सारे अपने जो भी हैं क्लिनिकल रिसर्च का, अगर हमें ट्रायल भी करना है, कुछ भी करना है, अगर मेडिकल फील्ड में हम कुछ करना चाहें तो यूपी में हमारे लिए क्या ग्रोथ है? देखिए, पहले ज़्यादा इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ज़्यादा किसी को पता भी नहीं था। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2010 में कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत ही मेरे किसी भी सीनियर को जो मेरे टच में थे, किसी को भी पता नहीं था क्लिनिकल रिसर्च सेगमेंट होता क्या है। तो उसका मुझे काफ़ी अभाव भी था। लेकिन आज की डेट में हम लोग सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो एक एक स्कूल को लोगों को अटैच होते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं। मैं खुद भी आसपास के तमाम स्कूल्स हैं फार्मेसी के, उनको जीसीपी ट्रेनिंग या उनको क्लिनिकल अवेयरनेस प्रोग्राम, उनकी वर्कशॉप को कराता रहता हूँ, उन्हें ट्रेंड करता रहता हूँ। और काफ़ी बच्चे हमारे पास आते हैं सीखने के लिए। अपने डिजर्टेशन प्रोजेक्ट एम फार्मा के रहते हैं, उनके 6 मंथ के, उनको कंप्लीट करने के लिए। तो काफ़ी यूपी में काफ़ी अब लोगों को सीखना मिल रहा है, अब ग्रोथ हो चुकी है। हाँ, मिल रहा है, काफ़ी मिल रहा है।
अब वो सेगमेंट अलग है। अभी गुजरात ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है क्लिनिकल रिसर्च में। वहाँ पे काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज और पूरा सेगमेंट है, पूरा CROs हाँ सेटल्ड हैं, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। तो वहाँ पे BA स्टडीज़ के बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सब चल रहा है। अभी यूपी में वो संभावनाएं अपार हैं, लेकिन यदि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो फार्मास्यूटिकल है, यदि BA सेंटर्स यहाँ यूपी में चालू करते हैं, अपने कॉर्पोरेट सेंटर बनाते हैं, तो यहाँ के युवाओं को अपार रोजगार मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सर, ये वीडियोज हमारे देश के कोने कोने में जाएगा और बहुत सारे युवा इस वीडियो को ऑलरेडी देख रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके करियर से रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड जो परेशानियाँ, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सभी युवा जो इस समय वीडियो को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने ये अच्छी पहल शुरू करी कि इस वैश्विक महामारी में, इस आपदा में कैसे लोग अपने आप को खड़ा कर सकें और आगे करियर ग्रोथ या युवा कैसे अपने आप को करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। युवाओं को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना रिसर्च इनोवेशन के कोई भी देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रिसर्च इनोवेशन के पूरे पक्षकारी हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, और उनके 2014 से और 20 तक के जितने बजट्स हों या उनके सपोर्टिंग प्रोग्राम्स रहें, रिसर्च इनोवेशंस पे उन्होंने काफ़ी दिया। स्टार्टअप भी, और अभी काफ़ी संभावनाएं हैं, और अभी उसमें थोड़ा बहुत और भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है जिससे लोगों को स्टार्टअप स्मूथ और हो सके। लेकिन इतना सब सपोर्ट होने के बाद युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, आप अच्छी नॉलेज लें, स्किल्ड बने, स्किल डेवलपमेंट को अपने यहाँ इंक्रीज करें, और थोड़ा पेशेंस रखें। युवाओं में पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। समय और नॉलेज दोनों बहुत जरूरी है। आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि ग्रोथ शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिल सकती, आपको धीरे धीरे आपको प्रगति की राह की तरफ बढ़ना पड़ता है। तो अगर कोई जो लोग हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करना चाहें, जैसे उनको करियर बनाना है, उनके कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अपने क्वेश्चन पूछना चाहें, तो उसके लिए आप कैसे अवेलेबल रहेंगे? देखिए, आपके दिए हुए लिंक पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे सोशल नेटवर्किंग मेरा प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, अंशुल कुमार नाम से मेरा सर्च कर सकते हैं, अंशुल के पटेल नाम से मिल जाएंगे ट्विटर पे। तो आप सर्च कीजिए, कहीं पे भी मिल जाता हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी लेक्चर में आप मुझसे पूछिए, जानिए। कोई भी आपको, किसी भी यूथ को, किसी भी स्टूडेंट को, जहाँ पे मेरे लायक किसी भी जगह पे मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, उनके साथ खड़ा होने के लिए हर पल, हर समय, हर जगह में उनके साथ हूँ। ठीक है, तो ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्ट सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, ये हमारी शुरुआत है, आपका साथ है, तो हम इसी को लेकर अग्रसर हैं। तो आपसे मुलाकात करने के लिए आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और निरंतर आप लोग भी, आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग निरंतर इस तरीके से कार्य करते रहें, और यूथ के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिए जा रहे हैं आपके प्रोग्राम हैं हेल्थ सेगमेंट में, और देश की उन्नति और उसकी प्रगति के लिए जो आप लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।